चलिए, हम एक छोटी सी चीज़ करते हैं। क्या करते हैं हम कि AS5 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है अपने एग्ज़ाम में, और किस तरीके से ICI आपके आंसर्स को चाहती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नवंबर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2011 में भी पूछा गया था, 2 मार्क्स के लिए। देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹5 लाख वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड इन सितंबर। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये क्या जा रहा है, एबनॉर्मल आइटम्स में जा रहा है। अ क्लेम वॉज लॉन्च विद इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम लॉन्च हो चुका था, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स फॉर द इंश्योरेंस क्लेम इन द फाइनेंशियल ईयर 2006-07। सबसे पहली मिस्टेक यहीं पर कि अगर क्लेम लॉन्च हो रहा है तो एंट्री क्यों नहीं पास हो रही, एंट्री शुड बी पास्ड, एंट्री पास होनी चाहिए थी यहाँ पर। देखते हैं। इन मार्च 2008, देखो यहाँ तक तो ये एबनॉर्मल का क्वेश्चन था, यही चीज़ पकड़नी है आपको, एबनॉर्मल आइटम का। बट यहाँ पर आप देखो डेट, तो अब ये किसका क्वेश्चन पूछेगा, प्रायर पीरियड आइटम्स का। ठीक है, बिकॉज प्रायर पीरियड आइटम आपको बता दिए, वो एबनॉर्मल हो नॉर्मल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब आपको क्या कर दिया इसने, ईयर चेंज कर दिया। द कंपनी वॉज पास्ड एंड द कंपनी रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ 3,50,000 अगेंस्ट द क्लेम। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सच रिसीप्ट इन द फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008। ठीक है, 2008 में हमें क्लेम मिला है कितने का, 3,50,000 का। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करोगे वो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, देखिए आप लिखेंगे एज पर AS5। ठीक है, पूरा नाम लिखते हैं हम AS का, जैसे कि हमें लिखना होता है। हम लिखेंगे एबनॉर्मल आइटम is to be recorded in same year, जब भी ये हुआ था एबनॉर्मल आइटम में लिखो, लॉन्च करो इन द सेम ईयर। बट हम क्या लिखेंगे, बट इफ रिमेन्स अनरिकॉर्डेड। देखो ये तो मेरा पहला वाला पार्ट हो गया, जो तो मैंने पढ़ाया था नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ये उसका पार्ट हो गया। अब ये मैं जो लिख रहा हूँ रिमेन अनरिकॉर्डेड, तो अब क्या कहेंगे हम इसमें, इट विल बी ट्रीटेड एज, इट विल बी ट्रीटेड एज एरर और ओमिशन। तो सर ये किसका पार्ट हो गया, प्रायर पीरियड आइटम्स का। जब जब वो चीज़ 2006 में लॉन्च हो जानी चाहिए थी, वो आपने ना करके कहाँ लॉन्च कर रहे हो आप 2008 में, तो वो आपकी क्या है, सबसे पहले तो एबनॉर्मल आइटम तभी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए जिस ईयर में वो लॉस हुआ। नहीं हुआ तो वो PPI का आइटम बन गया, लाइक प्रायर पीरियड आइटम का आइटम बन गया वो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम उसमें सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, और अब फिर ये हमने पूरा AS एक्सप्लेन कर दिया। फिर हम लिखेंगे इन द गिवन केस क्लेम वॉज लॉन्च्ड इन 2006। क्लेम कब लॉन्च करा, पूरा लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, क्लेम लॉन्च इन 2006। एज्यूमिंग, हम ऐसा लिखेंगे कि इसका कलेक्शन क्या होगा, सर्टेन होगा। बट क्या हुआ कि भाई वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन 2006, बट हमने कोई भी एंट्री पास नहीं करी। हम पूरा ऐसे लिखेंगे कि भाई हमने गिवन केस में हमने क्लेम लॉन्च करा, नो एंट्री पास्ड। ठीक है, मैं क्रैक्स बता रहा हूँ, लिखना आपने प्रॉपरली, नो एंट्री पास्ड। अब क्या करेंगे हम इसमें, इट विल बी ट्रीटेड एज PPI। अब ये PPI बनेगा। देखो ऊपर भी आपको वही लिखना होता है, ये AS की एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने पार्ट्स बताए हैं कि कौन से 2 पार्ट्स बने हैं, ये AS की एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आपको हर बार ये लिखना पड़ता है इन द गिवन केस, इन दिस केस, इन द गिवन केस, जो भी है उसमें उसके बारे में लिखना होता है एग्जैक्टली कि भाई 2006 में लॉन्च हो जाना चाहिए था, कोई एंट्री पास नहीं करी, तो पहले तो ये एबनॉर्मल आइटम था, ये लिखना है 2006 में वहीं लॉन्च होना चाहिए था, बट कोई एंट्री पास नहीं करी, अब ये बन गया PPI का आइटम। और बस आपको एक सेपरेट आंसर देना है कि सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आप ये पूरा लिखकर, मैं एक और आपको ट्रिक बताता हूँ, आप यहाँ पर लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि हमारा क्या कंक्लूजन है। हमारा कंक्लूजन है कि सेपरेट डिस्क्लोजर शुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने ऊपर भी वही चीज़ लिखी एज पर AS, हम उन्हें उस AS को अपने क्वेश्चन से रिलेट करा। तीसरा हमने कंक्लूजन दे दिया कि वो क्या कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है,
आओ कोई एक और क्वेश्चन देखते हैं। आओ स्टडी मैट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें सिंपल है, ये वाला हो गया हमारा। अब स्टडी मैट का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करो मेरे संग संग। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ मशीन एक्वायर्ड, कब एक्वायर्ड करी थी 2010 में, was 1 लाख। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 5000 एट द ईयर एंड ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। दो चीज़ें मुझे पता चल गई यहाँ से, क्या? सबसे पहले मुझे लाइफ पता चल गई 10 साल, फिर दूसरी मुझे स्क्रैप वैल्यू पता चल गई। स्टेट लाइन एप्रिसिएशन ऑफ 9500 पर ईयर हैज़ बीन चार्ज्ड। कोई इसमें रॉकेट साइंस तो होगी नहीं, सिंपल देखना शुरू करो। 1,05,000 रुपये हमने बोला कि क्या है स्क्रैप वैल्यू, 10 साल जो हम क्लास 11th में करते हुए आए थे, 9500 डेप्रिसिएशन। द कंपनी फ्रॉम द 2012-13 मीन्स 2 साल बाद कंपनी को कुछ ध्यान आया है। द कंपनी स्विच्ड ओवर टू 17% पर एनम। 1 मिनट यहीं पर रुक जाना है। कंपनी ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अब 17% कर दिया है। यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली अलग था, कुछ यहाँ पर कुछ अलग था, अब यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया। यहाँ तक कि अगर मेरे को क्वेश्चन दे रखा है तो ये क्वेश्चन है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक दे रखा है तो यहां तक ये क्वेश्चन था चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। ठीक है, सिंपल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर चेंज हो रहा है, चेंज, तो ये क्या बनता है हमेशा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, अभी जहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा वहाँ तक तो पढ़ के हमें यही ध्यान आ रहा है कि भाई यही चीज़ है। 1 मिनट में क्वेश्चन खोल लूँ, बंद हो गया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के तो हमें यही ख्याल आ रहा है कि भाई चेंज हो गया है। बट अब आगे बढ़ते हैं। एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन। ठीक है, मीन्स इन्होंने क्या चेंज कर दिया? सबसे पहले रेट चेंज करा, फिर इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। ये दोनों मिलकर क्या बना? ये दोनों मिलकर बन गया भाई, क्या बना बताओ, आप ही बताओ। ये दोनों मिलकर बन गया है आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन द रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑफ 13 ईयर्स। 3 चेंजेस हैं इसमें, रेट चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी, लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, लाइफ ऑफ मशीन भी चेंज कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सीधा मानेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम पूरा एएस लिखेंगे। एएस अगर हमारा इसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए? प्रॉपर आंसर होगा हमारा कि चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन along with life of assets is change in estimates। देखो ये नहीं लिखना होता हमें कि भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स था तो इसीलिए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होगा। हमें प्रॉपरली ये लिखना पड़ेगा कि चेंज इन मेथड जो कि चेंज इन पॉलिसी है, अलॉन्ग विथ चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट जो कि चेंज इन एस्टिमेट्स है, इज चेंज इन एस्टिमेट्स। ठीक है, यहीं लिख दो, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। कोई भी सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं चाहिए हमें इसके लिए। बट हमें एक चीज हमें यहां पर कंक्लूड करनी पड़ेगी, वो क्या कि भाई कुछ तो होता होगा ना। हमने क्या बोला था याद करो कि हमें 3 चीजें देनी पड़ेगी। क्या? ओल्ड ट्रीटमेंट, न्यू ट्रीटमेंट एंड ऑब्वियसली रीजन एंड इफेक्ट्स। रीजन और इफेक्ट्स में तो आप वही लिखोगे, मे बी फॉर द बेटर मैटर प्रेजेंटेशन, मे बी फॉर द कंप्लायंस विद लॉ, मे बी विद द कंप्लायंस विद एएस। वो तीनों चीज लिख दोगे। ओल्ड ट्रीटमेंट क्या दिखाओगे? आप सिंपल दिखाओगे कि 1 लाख रुपए पे मैंने 9500 रुपए के हिसाब से 2 साल डेप्रिसिएशन लगा लिया था। ओल्ड था ये, ओल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 1 लाख पे मैंने 9500 रुपये के हिसाब से 2 साल का लग गया होगा। बट अब न्यू ट्रीटमेंट वो कह रहे हैं कि न्यू ट्रीटमेंट होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। क्या होगा वो? मशीनरी 1 लाख की थी, 17,000 रुपये, और 17,000 रुपये होना चाहिए ना, 17%। 1,17,000 रुपये, 17,000 रुपये डेप्रिसिएशन। भाई दूसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा मुझे नहीं पता, माइनस करो।
1 लाख में से 17,000 माइनस करो, कितना हो गया 83,000। 83,000 का 17%, 14,110 रुपये, सही है, 14,110 रुपये। मैं कह रहा हूँ बुक वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैंने लिख भी दिया है बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू आज क्या है इस डेट पे, इस डेट पे चल रही होगी 81,000, इस डेट पे चल रही है 81,000, और इसको माइनस करें हम तो ये निकलती है, 1 मिनट, 60, हाँ ये निकलती है 68,890 रुपीज़, ठीक है। दो चीज़ें निकल रही है, मीन्स यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। अब सिंपल है, इस चीज़ को तो लॉस को तो आपको शो करना पड़ेगा ना, डिस्क्लोज करो या ना करो, बट बुक्स तो हिल जाएंगी ना। पहले भाई 80,000 का शो हो रहा था वही मशीनरी, आप कह रहे हो 68,890 से शो करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपका वो हट होगा ना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप क्या दिखाओगे कि भाई चेंज इन एस्टिमेट्स आया है कितने का, 12,110 का, इन दोनों का डिफरेंस है ये, कितने का आया है, 12,110 रुपये का आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आया है। इसको आपको स्पेशली दिखाना है कहाँ पर, एएस के लिए, ठीक है, कि भाई चेंज इन एस्टिमेट्स का जो इफेक्ट है, देखो आपने लिख दिया ओल्ड ट्रीटमेंट, आपने लिख दिया न्यू ट्रीटमेंट, आपने रीज़न लिख दिए होंगे, रीज़न के संग मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी थी, क्या, इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या है, 12,110 रुपये का इफेक्ट आया है। हमारी बुक 12,110 रुपये से कम करो, बिकॉज क्यों, पहले 81,000 वैल्यू रिजर्व बुक हो रही थी, अब 68,890 होनी चाहिए, तो भाई हमें लॉस हो रहा होगा 12,110 रुपये का, ठीक है। सिंपल चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछे कि अब इसका क्या करोगे, कहाँ शो करोगे, तो हमारा जो एएस कहता है वो ये कहता है कि सिंपल एक पीएनएल बनाओ, मतलब जो पीएनएल बना हुआ है उसको बनाओ, उसमें आप डेप्रिसिएशन लिखो, ठीक है। उसमें ही जो डिफरेंस आया हुआ था 12,110, ये तो ऑब्वियसली प्लस करो। और एक और चीज, लॉस नहीं दिखाना, इसे डेप्रिसिएशन में ही बुक करो इस एस्टिमेट्स को, बिकॉज ये आया किस वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से आया ना। अगर WDV में यूज़ कर रहा होता तो मेरा डेप्रिसिएशन इतने से ज़्यादा आना चाहिए, मैंने इस डेप्रिसिएशन को बुक कर दिया, डेप्रिसिएशन के नाम से कर दिया, बट अब यहाँ पर 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन लगा दो, 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन बनता है कितना, ये हुआ 68,890, 68,890 का 17%, 11,711 ले लो। इन दोनों को हमने दिखा दिया साथ में कि भाई ये जो 23,821 रुपये हैं, ये हमारा 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन है। नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट्स, बिकॉज इट्स चेंज इन एस्टिमेट्स, कोई भी सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं दिखाना मुझे, ओके। यही था आपका पूरा AS5, होपफुली आपको समझ आ गया हो और आपके ये पेपर में काम आए। थैंक यू सो मच।